मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीधा कुछ और बात नहीं करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम संविधान सभा के बारे में करेंगे। संविधान सभा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से और सभी के लिए, हर कक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और आज हम बात कर लेते हैं, बड़ी विशेष बात है। संविधान सभा के बारे में सबसे पहले किसने बात की थी, ये प्रश्न पड़ता है। संविधान सभा के बारे में भारतीय व्यक्ति संपूर्ण था जिसने ये मांग की कि हमारे लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो बात करेंगे 1922 में। 1922 में महात्मा गांधी ने ये बात रखी थी कि हम भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो संविधान सभा होगी तो संविधान निर्माण होगा, नहीं तो संविधान का निर्माण हो पाना मुश्किल था। तो इस बात को अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, आपके लिए संविधान सभा होनी चाहिए। तो 1940 के अंदर अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी और जिसके तहत संविधान का गठन किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं इसको 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 1940 को ये बात मान ली गई कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी। लेकिन इस अगस्त प्रस्ताव के अंदर कुछ शर्तें थी। मुख्य बात यह थी कि इसमें यह कहा गया था कि इसमें मुख्य तो व्यक्ति भारतीय ही होंगे। तो इस बात को लेकर भारतीयों ने स्वीकार कर दिया कि हम इस प्रस्ताव को नहीं मानते। तो पहला प्रस्ताव आया था, इसे भारतीयों द्वारा अस्वीकार किया गया। इस प्रस्ताव के तहत संविधान का गठन नहीं होगा, न ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरी बात, 1942 के अंदर फिर एक प्रस्ताव आया जिसे हम क्रिप्स प्रस्ताव बोलते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव, जिसके तहत संविधान सभा गठन होना था, लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें थी। अंग्रेजों ने यह कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव के तहत हम संविधान सभा गठन करेंगे, लेकिन युद्ध के बाद नहीं करेंगे। तो भारतीयों ने कहा युद्ध के बाद क्यों करें, युद्ध के दौरान क्यों नहीं होना संविधान सभा गठन। तो इस बात को लेकर भी क्रिप्स प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। इस प्रस्ताव लेने आने वाला एक मुख्य व्यक्ति था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ये व्यक्ति आए थे इस प्रस्ताव को लेकर। मुख्य बात है क्रिप्स प्रस्ताव के बाद कौन सा प्रस्ताव आता है जिसके तहत संविधान सभा गठन किया जाएगा। तो 1946 की बात कर लेते हैं। 1946 में इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में इटली की सरकार बनी। इटली वहां के प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार के अंदर से 3 व्यक्ति आएंगे अपने भारत के अंदर, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 एक भारत के अंदर मिशन आता है, जिसे मुख्य 3 व्यक्ति आते हैं। मुख्य 3 व्यक्ति। नंबर 1 पर आएगा ए.बी. अलेक्जेंडर। ए.बी. अलेक्जेंडर। दूसरे आते हैं ये सर स्टेफोर्ड। और तीसरे आते हैं सर पैट्रिक लॉरेंस। इन तीनों ने कैबिनेट मिशन को ये लेके आए और उन्होंने भारत में आने के बाद में संविधान सभा का गठन किया। ये तीनों व्यक्ति आए, उसके बाद में संविधान सभा गठन होता है। इस मिशन को भारत वालों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम इसके तहत संविधान सभा गठन चाहते हैं। अगर हो जाए तो संविधान का निर्माण भी हो सकता है। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे 389। सबसे पहले हम बात करेंगे 292 ये सदस्य लिए गए थे। हम एक एक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में 4 सदस्य लिए गए, उसके बाद 93 सदस्य लिए गए। इतने सदस्य कहां से लिए गए, इतने सदस्य ही क्यों लिए गए, इस विषय पर बात करेंगे। 92 सदस्य अंग्रेज है सारे के सारे, अंग्रेजी क्षेत्र से सदस्य लिए गए। ये 4 सदस्य ये भी अंग्रेज है, ये सी श्रेणी के क्षेत्र थे। और ये थे 93 सदस्य देशी रियासत सदस्य थे। 92 सदस्य इनका निर्वाचन किया गया था। ये मुख्य बात ध्यान रखना। 92 सदस्यों का निर्वाचन किया गया। 93 सदस्यों का तो देशी रियासतों से लिए गए, इनको मनोनयन किया गया था।
और ये जो 4 सदस्य हैं ये सी श्रेणी के हैं। सी श्रेणी का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से 4 सदस्य लिए गए थे। जिस समय अपने भारत के अंदर, भारत तो था ही नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि भारत के अंदर 4 मुख्य सी श्रेणी के प्रदेश थे। मुख्य 1 नंबर आता आएगा दिल्ली, जो वर्तमान में दिल्ली है। दूसरा कुर्ग आएगा जो कर्नाटक में, और तीसरा अपना राजस्थान वाला अजमेर मेरवाड़ा, और अंतिम है बलूचिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर। इन चारों से एक एक सदस्य लिए गए थे, तो टोटल सदस्य हो जाएंगे 389। दोबारा सुन लेना, 292 और 4, 296 सदस्य अंग्रेज हैं और 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए। अब मुख्य बात सोचने वाली ये है कि 389 सदस्य ही क्यों लिए गए? 389 क्यों लिए? हम 380 ले सकते थे, 390 ले सकते थे। 389 का क्या आंकड़ा है, क्यों लिए? एक कम क्यों लिया गया, या 395 क्यों नहीं लिए? 400 ले सकते थे। इसके पीछे भी रीजन ये था कि 389 सदस्य लेने का कारण ये था कि उस समय भारत के अंदर लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। 40 करोड़ जनसंख्या, 40 करोड़ में से उन्होंने ये कहा था कि हम प्रत्येक 10 लाख के पीछे एक सदस्य लेंगे, प्रत्येक 10 लाख के पीछे एक सदस्य लेंगे, तब जाकर 389 का आंकड़ा आया। 389 आंकड़ा लिया गया, तब जाकर संविधान सभा का गठन किया गया। और उसके बाद हम एक एक बैठकों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। इस समय एक बड़ी समस्या आ गई थी कि इससे बैठक का अध्यक्ष किसे बनाया जाए। अब यहाँ पर सदस्य चुनना था जो एक एजुकेशन के आधार पर सबसे आगे न हो, एक ऐसा व्यक्ति चुनना है हमें जो सबसे अलग दिखाई नहीं पड़ता, मतलब योग्यताएं सबकी पास थी और एजुकेशन लेवल भी सभी पास एक जैसा ही था, लेकिन ऐसा व्यक्ति चुने जो सबसे अलग हो ताकि किसी दूसरे को आपत्ति न हो। 1946 के अंदर पहली बैठक के अंदर ऐसे व्यक्ति को चुना गया जो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। इन्हें पहली बैठक के अंदर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी, स्थायी नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। संविधान सभा की पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बहिष्कार करने वाले मुस्लिम लीग के अंदर सदस्य कितने थे? 73 सदस्यों ने बहिष्कार किया था। और बहिष्कार करने के बाद में एक व्यक्ति, इंग्लैंड के जो मुख्य व्यक्ति चर्चिल थे, वो चर्चा में भी रहते थे। उन्होंने ये कहा था इस संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा की पहली बैठक ऐसी लग रही है जैसे बिना दुल्हन का विवाह है, बिना दुल्हन का विवाह, इस तरह से लग रही है। बात कर लेते हैं पहली बैठक के अंदर टोटल सदस्य कितने थे? 207। टोटल सदस्य कितने हैं? 207। टोटल महिलाएं कितनी थी? 9 महिलाएं पहली बैठक के अंदर थी। तो यहाँ पर पहली बैठक समाप्त होती, मुख्य बातें हम कर रही हैं। उसके बाद में 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होगी। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक के अंदर एक ही मुख्य बात पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर अस्थायी से स्थायी अध्यक्ष को चुनना था, यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। हमेशा के लिए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। उसके बाद तीसरी बैठक होगी यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को। इसमें भी एक मुख्य बात हम पढ़ेंगे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कौन सा प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के अंदर रखा था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था, अस्वीकार। 22 जनवरी 1947 के दिन इस
उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 के दिन उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ये मुख्य 3 मिनट के थे। 3 मिनट पर मुख्य बात ये थी। अब हम ये सुनते हैं कि संविधान बनाया गया, संविधान बनाने से पहले, संविधान बनने के बाद, संविधान बनते समय एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। हम जितना भी पढ़ के आए हैं संविधान सभा नाम से लेकर अंतिम उद्देश्य प्रस्ताव तक अभी तक बाबा साहब का नाम नहीं आया। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम न आने की वजह क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान सभा के सदस्य चुने जा रहे थे उस समय कहीं ना कहीं से किसी ना किसी व्यक्ति को चुनाव जीतना था। तो बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान सभा के सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ा था मुंबई से। उस समय का बॉम्बे और वर्तमान का मुंबई। मुंबई से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद बाबा साहब यहाँ से हार जाते हैं। तो पहला कारण तो ये था कि बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य नहीं बन सके। दूसरी बात, उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा और बंगाल के अंदर एक स्थान था जेसुर कुलना। जेसुर कुलना बंगाल का एक ऐसा स्थान जेसुर कुलना जहाँ से बाबा साहब ने चुनाव लड़ा था और चुनाव जीत गए थे। और जीत किसी वजह से गए थे, मुस्लिम लीग की सहायता से। मुस्लिम लीग की सहायता से बाबा साहब चुनाव जीत गए थे। लेकिन ये जीता हुआ चुनाव भी बाबा साहब हार गए। तो इसकी वजह क्या थी? ये जो जेसुर कुलना है, हम बात करें 1947 के बाद की, तो जेसुर कुलना भारत का विभाजन हो चुका था और जेसुर कुलना जो स्थान है ये पाकिस्तान में चला गया था। इस वजह से ये स्थान पाकिस्तान जाने के बाद में हम यूं कह सकते हैं कि बाबा साहब दोबारा से चुनाव हो चुके हैं। तो अब क्या किया जाए? बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य भी बनाना है। तो अब उस समय अपने देश के एक प्रमुख व्यक्ति जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय के मुंबई में प्रधानमंत्री हुआ करते थे पहले प्रत्येक रियासत की। तो मुंबई के उस समय प्रधानमंत्री थे बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। बीजी खेर को पत्र लिखा और पत्र की सहायता से कहा गया कि बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाना है, इसलिए चुनाव भी जितवाना जरूरी है। चुनाव किस तरह जितवाया जाए? मुंबई के एक क्षेत्र से एक सीट को जितवाया बाबा साहब के लिए। मुंबई के प्रधानमंत्री ने अपने क्षेत्र से एक व्यक्ति को उनके पद से हटा दिया गया ताकि बाबा साहब उनकी जगह चुनाव लड़ सके या उनकी जगह ले सके, ताकि संविधान सभा के सदस्य बन जाए। उनको पद से हटाया गया व्यक्ति कौन था? M.R. जेकर। M.R. जेकर को हटाया गया। M.R. जेकर भी कहते हैं कि किताब में M.R. जेकर भी आता है। तो इनकी जगह बाबा साहब को स्थान मिला था। तब जाकर बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य बने थे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रारूप समिति की। बाबा साहब से संबंधित ये विषय भी, प्रारूप समिति क्या है, प्रारूप समिति का काम क्या थे, प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था, ये सब बातें हम करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, सबसे पहली बात, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? बाबा साहब। और प्रारूप समिति क्या है? अप्रैल 1947 के अंदर प्रारूप समिति का गठन किया गया। गठन किया किसने था? अध्यक्ष ने। उसने गठन नहीं किया, अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति का गठन 1947 में किया गया। इसकी गठनकर्ता B.N. राव थे। B.N. राव ने प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रारूप समिति के अलग अलग नाम भी है। जैसे प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इस प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ये तीनों नामों से हम एक समिति को संबोधित कर सकते हैं। तो इसको बनाने वाले B.N. राव है। अप्रैल 1947 में से बनाया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अम्बेडकर सहित इसमें 7 सदस्य हैं। टोटल कितने? 7 सदस्य। अम्बेडकर प्लस 6 सदस्य। अब प्रारूप समिति का काम क्या है? प्रारूप समिति के सदस्यों का काम क्या है? प्रारूप समिति का काम यह था कि संविधान के बारे में प्रारूप तैयार करना, एक ड्राफ्ट तैयार करना। ये प्रारूप समिति का काम है। इनका काम ये नहीं था कि ड्राफ्ट पर काम करें। इनका काम ये था कि ड्राफ्ट जो लिखा गया, जो बनाया गया, उसके ऊपर काम करना इन 7 सदस्यों का
काम था, नए की प्रारूप तैयार करना, इन्होंने ये काम किया था। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए, कितनी बैठकें हुई, कितने सदस्य थे। हम बात करेंगे संविधान सभा की 114 बैठक, टोटल कितनी बैठक है, 114 बैठक हुई थी और 12 अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन हुए थे। हम बात कर लेते हैं सदस्यों की। अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 के दिन अंतिम बैठक होती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन संविधान के ऊपर हस्ताक्षर करने वाले टोटल सदस्य कितने थे, 284 सदस्य। कितने थे, 284 सदस्यों ने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। और सबसे पहले दर्ज करने वाले व्यक्ति कौन है, 284 सदस्यों में से संविधान के ऊपर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंतिम व्यक्ति पंडित नेहरू, ये थे। हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान से संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे, 15 थे। टोटल महिलाएं कितनी थी, 15 थी। और एक ऐसा प्रश्न भी आता है कई बार कि मुस्लिम समाज से या एकमात्र मुस्लिम महिला ऐसी कौन थी जो संविधान सभा के अंदर थी, उसका नाम आता है बेगम अयाज रसूल। बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा के अंदर। टोटल सदस्य भी 15, टोटल महिलाएं भी 15 सॉरी टोटल सदस्य राजस्थान से 15 थे और अंतिम क्षण के अंदर 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, टोटल अधिवेशन 12 और टोटल बैठकें 114 हुई थी। तो पढ़ाई संविधान सभा जो टॉपिक है मुख्य रूप से कंप्लीट हो चुका है। तो हम इस टॉपिक पर बात और भी विस्तार से